लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख पैलेस्टीन सिटीजन ऑफ इज़राइल आर नॉट सेफ। इसमें लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि इसराइल के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक आज गंभीर असुरक्षा और हिंसा के माहौल में जी रहे हैं। लेख के अनुसार इस साल की शुरुआत से लगभग हर दिन औसतन एक फिलिस्तीनी नागरिक की हत्या हो रही है और ये हिंसा मुख्यतः संगठित अपराध तथा अवैध हथियारों से जुड़ी है। लेखक का तर्क है इस स्थिति के लिए केवल अपराधी गिरोह ही नहीं बल्कि राज्य की नीतियां और लापरवाही भी काफी हद तक जिम्मेदार है। लेख में बताया गया है कि इसराइल की कुल आबादी में फिलिस्तीनी नागरिक लगभग 20% हैं, लेकिन देश में होने वाली हत्याओं में उनका हिस्सा लगभग 80% तक है। पिछले वर्ष 252 फिलिस्तीनी नागरिक अपराध से जुड़ी घटनाओं में मारे गए। लेखक के अनुसार इस स्थिति की जड़ें इज़राइल की उस ऐतिहासिक संरचना में हैं जिसमें राज्य को यहूदी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके कारण फिलिस्तीनी नागरिकों को लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लेख ये भी बताता है कि फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। वो डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और अन्य पेशों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आवास, सुरक्षा, संसाधनों और सरकारी सेवाओं में बराबरी नहीं मिलती। इस असमानता और सरकारी उपेक्षा के कारण कई फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संगठित अपराध समूह मजबूत हो गए हैं, जो उधारी, हथियार और नशीले पदार्थों के कारोबार के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। लेख में यह भी कहा गया है कि मौजूदा सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवर की नीतियों के कारण ये समस्या और बढ़ी है। आलोचकों का आरोप है कि सरकार ने फिलिस्तीनी समुदायों में अपराध पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। नतीजतन फिलिस्तीनी नागरिक अब राजनीति में समान भागीदारी से ज्यादा बुनियादी नागरिक अधिकार जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेख का निष्कर्ष ये है, यदि इजराइल में लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता बनाए रखनी है तो फिलिस्तीनी अल्पसंख्यक को बराबरी के अधिकार, सुरक्षा और संसाधन देने होंगे। लेखक का संदेश है कि जब तक फिलिस्तीनी नागरिक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेंगे, तब तक इजराइल के लोकतांत्रिक ढांचे को भी खतरा बना रहेगा। द गार्जियन में प्रकाशित लेख पुतिन विल बी स्माइलिंग, यूक्रेन स्ट्रगल्स एज यूएस फोकस मूव्स टू ईरान। इसमें बताया गया है कि ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ध्यान अब यूक्रेन रूस युद्ध से कुछ हद तक हटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेख के अनुसार इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल से यूक्रेन के सामने नई चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं और कुछ सीमित अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। लेख में कहा गया है कि यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव के अनुसार जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। उनके अनुसार इससे पुतिन की उस सोच को बल मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकतवर देश अपने कमजोर विरोधियों पर बिना डर के हमला कर सकते हैं। ऐसे माहौल में यूक्रेन रूस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटना यूक्रेन के लिए चिंता का विषय है। लेख ये भी बताता है कि अगर मध्य पूर्व में संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों का सैन्य ध्यान और संसाधन वहां केंद्रित हो सकते हैं। इससे यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता और वायु रक्षा प्रणालियों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही वैश्विक बाजार में इन संसाधनों की कमी है। साथ ही तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि रूस की अर्थव्यवस्था को कुछ राहत दे सकती है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता मजबूत हो सकती है। हालांकि लेख ये भी बताता है कि इस स्थिति में यूक्रेन के लिए कुछ अवसर भी बन रहे हैं। ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शाही ड्रोन से निपटने के मामले में यूक्रेन के पास 4 वर्षों का अनुभव है। इसलिए कई मध्य पूर्वी देश अब यूक्रेन की तकनीक और रणनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी संकेत दिया है कि यूक्रेन अपनी ड्रोन रोधी तकनीक और अनुभव अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
लेख का निष्कर्ष ये है कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक राजनीति का ध्यान और प्राथमिकताएं बदल दी हैं। इससे यूक्रेन की स्थिति जटिल हो गई है। जहां एक और उससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कम होने का डर है, वहीं दूसरी ओर अपनी सैन्य तकनीक और अनुभव के कारण नए सहयोग के अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। लेखक का संकेत है, इस पूरे घटनाक्रम में रूस को रणनीतिक लाभ मिल सकता है, इसलिए यूक्रेन के लिए आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दैट्स माई आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख द न्यू बॉस एट वर्क मे नॉट बी ह्यूमन। इसमें बताया गया है कि अमेरिका और कनाडा की कंपनियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई एजेंट धीरे धीरे दफ्तरों के कामकाज और पदानुक्रम को बदलने लगे हैं। पहले इंजीनियरों और कर्मचारियों को सिस्टम की निगरानी, डेटा इकट्ठा करने और छोटी छोटी तकनीकी समस्याएं सुलझाने जैसे कई नियमित काम करने पड़ते थे, लेकिन अब इन कामों का बड़ा हिस्सा एआई एजेंट करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाउड डेटा कंपनी स्नोफ्लैक में इंजीनियर अब कई एआई एजेंटों के साथ काम करते हैं, जो कोड बनाना, डिजाइन की जांच करना या सिस्टम में गड़बड़ी आने पर मदद करना जैसे काम करते हैं। इससे कर्मचारियों को रणनीतिक और बड़े फैसलों पर ध्यान देने का समय मिल रहा है। लेख में यह भी बताया गया है कि एआई केवल काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर वो कर्मचारियों को काम बांटने और दूसरे एआई सिस्टम की निगरानी करने की भूमिका भी निभाने लगा है। इस वजह से कंपनियां कम कर्मचारियों के साथ काम चलाने की कोशिश कर रही हैं। अमेजन, यूपीएस, टारगेट और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों में हाल के वर्षों में हुई छटनी के पीछे एआई आधारित दक्षता को भी एक कारण माना गया है। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि एआई के बढ़ते उपयोग से अमेरिका में लगभग 6 से 7% कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, खासकर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में। हालांकि लेख ये भी स्पष्ट करता है कि एआई का सबसे बड़ा असर केवल शुरुआती नौकरियों पर ही नहीं, बल्कि मिडिल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तर के प्रबंधकों पर भी पड़ रहा है। कुछ कंपनियों ने ऐसे एआई टूल बना लिए हैं जो शीर्ष प्रबंधन की रणनीति को सीधे कर्मचारियों के दैनिक कामों में बदल देते हैं। इस कारण कई मामलों में सुपरवाइजर या मैनेजर की भूमिका कम होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब कर्मचारियों को अपने पुराने काम का प्रबंधक बनना पड़ेगा, यानी वो खुद काम करने की बजाय एआई द्वारा किए जा रहे काम की निगरानी करेंगे और रणनीतिक फैसलों पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही लेख में चिंता भी जताई गई है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से कर्मचारियों के मन में असुरक्षा और अविश्वास पैदा हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि अभी तक एआई ने सीधे तौर पर बहुत कम नौकरियां छीनी हैं, लेकिन कई कंपनियां भविष्य में इसकी संभावना को देखते हुए पहले से ही भर्ती कम कर रही है या कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कंपनियां केवल लागत घटाने के लिए एआई लागू करेंगी, तो कर्मचारियों का भरोसा टूट सकता है और इससे कामकाज की उत्पादकता भी प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर ये लेख समझाने की कोशिश करता है कि एआई आने वाले समय में दफ्तरों के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। कई काम मशीनें करेंगी और इंसानों की भूमिका रणनीति, निगरानी और मानवीय संबंधों पर अधिक केंद्रित होंगी। लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिया गया है कि तकनीक की तेज रफ्तार के बीच भरोसा, मानव संपर्क और सही नियम कानून बनाए रखना उतना ही जरूरी होगा, ताकि काम की दुनिया में इंसान की अहमियत बनी रहे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.